तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो आरटीपी है सितंबर 2025 का जो लेटेस्ट आरटीपी है। और सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए वो है एक्सप्लेन द हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, डिस्क्राइब द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मेट्रो। जो हमारे मेन चार कोर्ट है उसके बारे में पूछा हुआ है। तो अगर मैं इसका आंसर देखूं तो आंसर के अंदर भी इन चारों कोर्ट के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है 26 जनवरी 1950 में स्टार्ट हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तक जो पुराना कोर्ट था वो हमारा एपेक्स कोर्ट या फेडरल कोर्ट कहलाता है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारी हाईएस्ट अथॉरिटी है वो आर्टिकल 126 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और इसके अंदर 34 बंदे इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस काम करते हैं। और अगर सीधा रेट पिटिशन इसमें डालनी है तो आर्टिकल 32 लग जाता है। हाई कोर्ट में लिखा हुआ है कि आपको हर स्टेट में या हर यूनियन टेरेटरी के अंदर एक कम से कम हाई कोर्ट चाहिए अगर। और बस हाई कोर्ट के पास दोनों अथॉरिटी होती है, अपील की भी, अपील लेने की भी, और साथ में आपको सुपरवाइजरी जुडिक्शन भी होती है। बस सुपरवाइजरी जुडिक्शन लिमिटेड होती है, मतलब कुछ चीज़ें सीधा सुप्रीम कोर्ट को दी हुई है, जैसे डिफेंस वगैरह के काम पे कोई भी हाई कोर्ट की इंटरफेरेंस नहीं होती, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास ही इंटरफेरेंस रहती है। थर्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारे, अगर देखा जाए सिंपल जैसे गुड़गांव के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो वो सिविल कोर्ट के बारे में बात करता है। सिविल कोर्ट के अंदर दो तरह के काम होते हैं, डेट इज अगर देखा जाए जो सिविल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्रिमिनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही सेशंस जो कोर्ट होता है वो क्रिमिनल मैटर्स देखता है, और बाकी सिविल कोर्ट जो होता है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसको हम सिविल लॉ मैटर्स देखते हैं। और लास्ट में मेट्रोपॉलिटन जो आपको किसके सपोर्ट के लिए बनाया गया है, वो आपको बनाया गया है आपके हाई कोर्ट के सपोर्ट के लिए। तो ये हाई कोर्ट के सपोर्ट में जहां पर 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है उस जगह पे, उस स्टेट के अंदर सपोर्ट करने के लिए आपकी जिस जगह पे उस स्टेट में 10 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है वहां पर कुछ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट खुले हुए हैं। और सेम जो आपके जो मजिस्ट्रेट होते हैं, चीफ मेट्रो मजिस्ट्रेट, वो सेम पावर होती है एज पर जो हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट की होती है। और ऐसे ही जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है उनकी भी सेम पावर होती है जो फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट होते हैं जो हाई कोर्ट में होते हैं। पावर सेम रहती है मेट्रोपॉलिटन में जो हाई कोर्ट के जजेस की होती है और चीफ जस्टिस जुडिशल की होती है। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा केस स्टडीज के क्वेश्चन है जितने भी आप कॉन्ट्रैक्ट के आएंगे तो थोड़ा ध्यान से सुनना। एल्बर्ट ऑब्टेन टू लोन्स ऑफ 3 लाख एंड 5 लाख, 4 लाख रिस्पेक्टिवली फ्रॉम ए reputed बैंक। आउट ऑफ दिस लोन 3 लाख was guaranteed by Robert. Albert sent 2 lakh to bank but did not intimate how it to be appropriated towards the loan. The bank appropriated the whole of 2 lakh to loan of 4 lakh of loan not guaranteed. Robert objected on a decision of bank. He argued with the bank that repayment should be first adjusted to the guaranteed loan. अब देखो इसमें हुआ क्या है, दो लोन ले रखे थे इस बंदे ने, और उसमें से फिर कुछ पैसा इसने दिया। और बैंक ने, क्योंकि इसने बताया नहीं कि ये पैसा 3 लाख के अगेंस्ट है या 4 लाख के अगेंस्ट है, बैंक ने अपने हिसाब से कर दिया। इसका सिंपल है, अगर मैं आंसर में भी आऊं, अगर आपको ध्यान हो, हमारे पास तीन तरीके होते हैं एप्लीकेशन करने के। पहला होता है अगर डेटर ने बता दिया तो उस हिसाब से अप्लाई कर दो, अगर नहीं बताया तो क्रेडिटर खुद भी कर सकता है, और अगर दोनों ने नहीं करा तो हम फीफो बेसिस पे, मतलब जो टाइम बेसिस है उस पर कर देते हैं। जो इसमें सेकंड पॉइंट लग रहा है, जो सेक्शन 60 के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जो जो क्रेडिटर है, जिसको पेमेंट मिली है, अगर उसको बताया नहीं डेटर ने कि कहाँ से पैसे, कौन से वाले इनवॉइस के पैसे, कौन से वाले लोन के पैसे, तो अपने हिसाब से नॉक ऑफ कर सकता है। यही आंसर में लिखा हुआ है। तो मैं लास्ट लाइन में क्यों बढ़ूं, on the basis of provision and facts of the case, it can be said in the absence of clear intimation about the appropriation of paper, it is the sole discretion of bank। मतलब जिसने पैसा, जिसको पैसा मिला है, तो उसने तो बताया नहीं जिसने पैसा दिया है कि कौन से वाले का है, तो उसने अपने हिसाब से अप्रोप्रिएट कर दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन अगर देखोगे तो, पर केस स्टडी बना के थोड़ा सा लगता है कि बहुत मुश्किल है, पर आंसर इज वेरी सिंपल, सेक्शन 60 आपने लगा के आना। राजू बेटा थर्ड क्वेश्चन पे, सीए सार्थक जैन had decided to get interior work for his new office. For this purpose, he entered into a contract with Miss Messrs. Sherry Fine Interiors. It was agreed that Messrs. Sherry Fine Interior will complete the interior work up to 31st जनवरी। टाइम एक तरह से एसेंशियल हो गया। सार्थक जैन ने ऑब्जर्व करा that only 20% of 20 वर्क हैज बीन obtained। सीए को देखा कि सिर्फ 20% काम कर रहा है, डिसाइडेड टू कैंसिल। उसको लगा कि 20% के बाद काम नहीं कर रहा था, उसने कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। पर जो ये कंपनी थी शेरी फाइन इंटीरियर, उसने क्या करा, इसके ऊपर केस कर दिया सीए के ऊपर। पर आप देखो, अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाओगे तो सिंपल, काम पूरा नहीं हुआ है, काम पूरा नहीं होता तो क्वांटम मेरिट के अंदर कुछ नहीं चलता अगर वो डिविजिबल ना हो। अगर डिविजिबल वर्क होता तो हम क्वांटम ऑफ मेरिट लगा सकते थे, पर यहाँ पर डिविजिबल नहीं है, यहाँ पर डिविजिबल नहीं है।
यहाँ पर डिविजिबल नहीं है वर्क, अगर देखा जाए तो अगर डिविजिबल वर्क नहीं है तो काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। एक बार मैं आपको उसका आंसर भी रीड कराता हूँ। लास्ट में अगर देखा जाए, सीए सार्थक जैन आर्ग्यू दैट शरीफ एंड इंटीरियर डिड नॉट कंप्लीट द वर्क विद द टाइम एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क फॉर द बाय शरीफ वाज ऑफ नो यूज टू हिम एज ही हैज टू अपना न्यू इंटीरियर डिजाइन एग्जाम। तो ये मैंने क्वेश्चन को दोबारा एक मिनट आगे, आंसर आएगा एक मिनट सॉरी। ये देखो ये रहा आंसर। आंसर के अंदर क्या है कि इन द गिवन प्रॉब्लम द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ सीए सार्थक। तो सीए की मर्जी है कि वो उसको कंटिन्यू करे या ना करे। तो कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि उसको हुआ ही नहीं। पर ये मत सोचना, जनरली इसमें आंसर में बच्चे जब हम चेक करते हैं तो लिखा होता है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट तब होता है जब बेटा काम डिविजिबल हो तब। पर अगर इनडिविजिबल हो तो लास्ट पॉइंट जब हम इसमें इस आर्टिकल के अंदर भी क्वांटम मेरिट का पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब काम डिविजिबल नहीं है तो कंप्लीट होने के बाद पैसा काट सकता है। पर यहाँ तो डिविजिबल नहीं था। अगर कोई मकान मेरा बना रहा है और सिर्फ दो बेसमेंट बना के चला जाए और भाग जाए तो मैंने तो बोला था मैं पूरा पैसा तभी दूंगा या 30% पैसा तभी दूंगा जब काम आता हो। तो यहाँ तो वो बात भी नहीं लिखी हुई है तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वॉइडेबल होगा। सीए की मर्जी होगी क्या करना है। फिर आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे, अगर देखा जाए रोहन 17 ईयर, तो 17 ईयर मतलब माइनर हो गया। 25 परचेज द मोबाइल और 25,005 ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मोबाइल सेल सेंटर ऑन ऑन ड्यू डेट ही डिड नॉट मेक द पेमेंट ऑफ मोबाइल। उसने पैसे नहीं दिए माइनर ने। मोबाइल सेल सेंटर रोहन एंड हिज पेरेंट्स फॉर द प्राइस ऑफ मोबाइल, उसने शुरू कर दिया। रोहन हैज 15,000 इज कैश बैलेंस बट हिज फादर हैज इनफ मनी टू पे द प्राइस ऑफ मोबाइल एग्जाम में। सिंपल सा क्वेश्चन है। माइनर ने मोबाइल परचेज करा, उसके पास 25,000 रुपये का मोबाइल खरीदा है, उसके बाद 15,000 रुपये है और फादर के पास बहुत पैसा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो गार्डियन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर गार्डियन ने साइन ऑफ नहीं करा है। तो 25,000 रुपये जो दे रखे हैं उसके अगेंस्ट सिर्फ ये 15,000 रुपये तो ले लेगा जो पैसा वो दे रहा है। इसका मतलब अज्यूम कर रहे क्वेश्चन कर सकता है कि आपने कैश बैलेंस था उतना वो दे दिया। पर अगर इसके ऊपर केस करेगा तो ना इसको रोहन से कुछ मिल पाएगा ना उसके फादर से कुछ मिल पाएगा। एक बार आंसर भी देख लेते हैं। फोर्थ, तो देखो इन द इंस्टेंट के रोहन माइनर परचेज अ मोबाइल इतना ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोबाइल सेल सेंटर सू रोहन एंड पेरेंट फॉर रिकवरी। रोहन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट द प्रॉब्लम पेरेंट्स ऑफ रोहन आर नॉट लाइबल। रोहन असेट्स आर लाइबल टू मेक द पेमेंट ऑफ प्राइस। सिर्फ सिर्फ 15,000 पे रिकवर कर सकता है जो उसके पास एसेट है आज के डेट। ये कोई बच्चा इसमें आंसर जब हम चेक करते हैं तो पेमेंट अगेन नेसेसिटी, इसमें कोई नेसेसिटी वगैरह की बात कुछ भी नहीं हो रही है। तो अपने आप को कंफ्यूज मत करना अगर देखा जाए तो। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूँ ना कि कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको समझ आए जो इनका अभी पेपर है। अखिल ordered 100 kg of wheat to Sahil Kirana store and promised to supply the wheat by evening. In the evening, the hawker of Sahil Kirana comes with 100 kg of wheat, but mysteriously he deliver it at the house of neighbor of Akhil. Referring to the provision of Indian contract, above advice who will liable to pay the price. Simple question है बेटा, समझो। एक बंदे ने ऑर्डर करा, बोला किराना को वाले स्टोर को कि भैया शाम तक मेरे घर पहुंचा दियो। वो साथ वाले घर पे छोड़ के चला गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। अभी बताओ पैसा कौन देगा। अगर आपको ध्यान हो, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जिस मिस्टेक से कोई चीज अगर मिल गई है तो उसके पैसे उसी को, अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया और मिस्टेक है तो उसी को पे करने पड़ेंगे। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बोलने लगेगा। एक बार फिर भी आंसर देख लेते हैं मगर देखा हैंस, यहाँ लास्ट लाइन देखो, हैंस नेबर विल बी लाइबल टू पे द प्राइस। और ये पॉइंट किसका लगेगा, अगर मिस्टेक वाला। तो आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। मिस्टेक अंडर कॉशन, अगर आपको लास्ट पॉइंट याद हो जो सेक्शन 72 था, जो हमारे 5 कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन थे उसमें लास्ट सेक्शन की कॉशन और मिस्टेक वाला चीज है। उसमें मिस्टेक में उसमें एक म्यूनिसिपैलिटी का एग्जांपल और एक ट्रेन वाला एग्जांपल है। तो वो भी आप रेफर यहाँ पर कर सकते हो अगर करना चाहो तो। फिर आते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। राहुल हायर्ड ए कार फॉर 15 days फॉर फ्रॉम कुशप ट्रेवल्स आफ्टर 5 days. Kushav Travels demanded back his crown from. He was also agreed to compensate for any loss suffered by Rahul due to such premature return of funds. But Rahul refused to return the car before the period of bailment, that is 15 days. Kushav Travels sued Rahul for recovery of car. देखो आप देखो, एक ट्रेवल एजेंसी से 5 दिन के लिए या जितने दिन के लिए भी गाड़ी आपने, 15 दिन के लिए आपने गाड़ी ले रखी है, हायर कर रखी है। बच्चे क्या करते हैं, वो वाले में चले जाते हैं कि प्री मेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, पर वो होता है ग्रेटिटुअस। जो
जो नॉन ग्रेटुइटस एक्ट होते हैं उसके अंदर प्रीमेच्योर नहीं हो सकता, इसके अंदर जो जो खुश वा ट्रैवल है ये डिमांड नहीं कर सकता, ना स्यू कर सकता है, तो 15 दिन के लिए गाड़ी उसके पास ही रहेगी। एक बारी फिर भी आंसर हम देख लेते हैं कि कोई डिफरेंस ना हो। देखो वही है 159 के अंदर, बेलर कैन डिमांड द गुड्स इवन बिफोर, अच्छा उसका लिखा हुआ है द बेरी सफर एंड लॉस विच इज मोर देन बेनिफिट एक्चुअली ऑब्टेन बाय। पर ये समझा रहा है, पर मेरे हिसाब से आखिरी में आंसर यही होना चाहिए कि वो नहीं कर सकता। डिमांड बैक इट्स कार फ्रॉम राहुल, वही सेम क्वेश्चन लिख रहा है। प्री मेच्योर रिकवरी, देखो लास्ट लाइन देखो, प्री मेच्योर रिकवरी ऑफ गुड्स बेल्ड अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ ग्रेट, पूरे उसने अभी तक क्वेश्चन को रिपीट करता गया और आखिरी में लिखा है प्री मेच्योर रिकवरी नहीं हो सकती बेटा अगर देखा जाए। तो सारा चीज उसने ग्रेटेड उसके बारे में लिखा, पर आखिरी में लिख दिया कि क्योंकि ये अगर देखा जाए ये सिर्फ प्री मेच्योर रिकवरी सिर्फ ग्रेटेड सेक्टर में हो सकती है, नॉन ग्रेटेड में नहीं हो सकती, तो वो कोई भी केस नहीं कर पाएगा और 15 दिन तक गाड़ी उसके पास ही रहेगी। तो सिर्फ कंफ्यूज करता है और कुछ भी नहीं है। Seventh, Ajay appoints Vijay to sell his electronic goods lying in his godown. He also agreed to give 10% commission on the sale price to Vijay. Afterward, Ajay revokes Vijay authority by sending the letter to Vijay. The letter was sent on 3rd March, which was received by Vijay on 7th March. On 5th March, Vijay sold the goods worth 1,20,000. He claimed for commission from the Ajay, but Ajay refused to give the। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक अजय एक विजय है, एक एजेंट है और एक मेन बंदा है। एजेंट उसके गुड सप्लाई करता है और साथ में कमीशन लेता है। अब अजय ने एक नोटिस भेजा 3rd मार्च को, जो उसके पास पहुंचा 7 मार्च को, और 5 मार्च को वो कुछ सेल कर चुका था। जो जब तक नोटिस मिलता नहीं है तब तक लास्ट में एजेंसी में है, लास्ट में रिवोकेशन से पहले लास्ट में अगर देखा जाए तो वहां पर है एजेंसी को, जिसके नोटिस में जब आएगी तभी तो। अगर सपोज मेरे को पता ही नहीं है, मेरे पर लेटर ही नहीं पहुंचा, तो मैंने जो काम करा है उसके पैसे तो देगा, तो कमीशन उसको मिलेगा। एक बार फिर भी आंसर देख लेते हैं। Vijay came to know about the revocation of agency after selling the goods, so therefore he has the right to claim the commission। तो विजय क्लेम कर सकता है, बिल्कुल यही लिख के आपको आना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन 208। ये क्वांटम मेरिट में आपको कह रहा था, एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक बारी फिर भी, फिर वहीं पर आते हैं। क्वांटम मेरिट बताना है और क्या क्लेम है, तो सिंपल पॉइंट है, क्वांटम मेरिट का मतलब वही होता है जितना काम किया आपको उतना का पैसा मिलेगा। और अगर इसका देखा जाए केसेस ये वाले हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट वॉइड हो गया, कोई बंदा ग्रेटुitousली काम नहीं कर रहा है, मतलब मेरे घर पे कोई रिपेयर वाला आया तो पैसे ले लेगा ना मेरे से, और वन पार्टी अबेंडेंस, एक ने मना कर दिया तो जितना मना कर दिया बाकी जो आपने काम करा उसके पैसे मिलेंगे। ये पॉइंट बता रहा था मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में। कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल होता फिर पार्टी नोटिफाइड, अगर उसने कुछ बेनिफिट हुआ तो वापस करता। पर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जैसे उसने 20% 30% काम कर दिया, हम मान के चल रहे हैं उसमें इंडिविजुअल काम था क्योंकि पूरा घर बनाएगा ना, ऐसे कोई है कि 10% काम करके चलाएगा। जैसे मैं घर पर पेंट करने के लिए बोलता हूँ तो ये मेरा एक सिर्फ एक 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 अगर ऊपर का अगर मेरा फ्लोर उसने पेंट कर दिया या उसका एक रूम पेंट कर दिया तो मैं उसको पूरे पैसे दे दूंगा, नहीं ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए तो नुकसान हो गया, और दूसरा बंदा आएगा अपने हिसाब से काम करेगा। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 8.8 हो गया, सॉरी, 8th क्वेश्चन। 9th, डिफाइन को श्योरिटी, सेक्शन 144 लग जाएगा। और स्टेट द राइट्स ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट द को श्योरिटी, और ये लास्ट पॉइंट था राइट्स ऑफ को श्योरिटी। तो को श्योरिटी को पैसा इक्वली कंट्रीब्यूट करना होता है, और अगर अगर कुछ ना लिखा हो और अगर आपने अगर उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट लिखी हुई तो आपको ध्यान होगा, सपोज 5 लाख का है और उसमें लिखा हुआ है कि मैं 1 लाख दूंगा, एक ने बोला है कि मैं 2 लाख लूंगा, दूसरे ने भी बोला 2 लाख दूंगा, तो मैक्सिमम अमाउंट 1 लाख और बाकी बचा हुआ दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट है अगर देखा जाए तो, आपको मैंने क्लास में ढंग से करवा रखा है। फिर वापस आते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। मिस्टर जी सोल्ड सम गुड्स टू मिस्टर एच for a certain price by issue of an invoice, but payment respect to same was not received on that day. The goods were packed and lying in the godown of Mr. G. The goods were inspected by H agent and were found to be in order. Later on, the dues of the goods were settled in cash. Just after receiving cash, Mr. J asked that goods should be taken away from his godown to enable him to store other goods purchased by him. After one day, since Mr. H did not take the delivery, Mr. J keep the goods out of godown and in the open space due to rain. Some goods were damaged. देखो सिंपल सा पॉइंट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहा है। कुछ गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदने के बाद उसने बोला तुम, और ओनरशिप इतनी मान के चलो ट्रांसफर हो गई, और दो चीजें बोला है कि पैसे दिए या पैसे नहीं दिए। पहले मैं अज्यूम करा पैसे दे दिए, पैसे भी दे दिए, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया, और उसने बोला कि मेरे सामान से जल्दी से लेकर चले जाएगा क्योंकि मुझे कोई और सामान रखना है, और वो रख के नहीं गया और उसने अगले दिन बाहर रख दिया तो डैमेज हो गया। पहली बात है बायर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। और दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है अगर कैश सेटल नहीं हुआ था, मतलब पैसे नहीं दिए थे बायर ने, तो क्या होगा, तो वो अनपेड सेलर हो जाएगा, पैसे मांगेगा, लियन कर लेगा अगर देखा जाए गुड्स पे। तो दो ही आंसर है अगर देखा जाए, इस ये गुड्स की डैमेज बायर बायर ही
करेगा, मतलब बाहर आप बंदा सोचता है कि इसको तो बेली की तरह संभालना था, नहीं। क्योंकि अगर आप नॉन डिलीवरी और गुड्स लेते हो, अगर आपको एक्सेप्शन याद हो 26 के अंदर ओनरशिप के अंदर रिस्क पासिविटा, उसके अंदर अगर आपने आपको बोल दिया डिलीवरी लेंगे, आपने डिलीवरी नहीं ली, तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनी लॉस, अगर देखा जाए। और यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, उसने बोला था कि मुझे और गुड्स लेने के लिए, रखने के लिए अपना गोडाउन खाली चाहिए, तो इमीडिएटली आपको लेना चाहिए था। बाद में उसने कहीं बाहर रख दिया, तो ही इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। कैश नहीं दिया तो उससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो अनपेड सेलर की तरह काम करेगा, पैसा देगा। तो ये पॉइंट है। पहले के अंदर लिखा होगा, in the given case, since Mr. J has already intimated Mr. H he want to store some other goods, H should take the delivery goods in the godown. Mr. J, the loss of goods damage should be borne by H, H का ही बॉन्ड करेगा। और दूसरा ये लिखा हुआ है, अनपेड सेलर की राइट्स मिल जाएगी, वो प्राइस ऑफ गुड्स ले सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन। थोड़ा और फास्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हमें रिवीजन ऐसे रखना है कि हम लास्ट दिन में सारे रिवाइज कर पाए इसको। Mrs. Seema went to local rice and wheat wholesale shop and asked 100 kg of basmati rice. So shopkeeper quoted the price 125 kg, to which she agreed. Mrs. Seema insisted that she would like to see a sample of what would be provided to her by the shopkeeper before she agreed upon the purchase. Shopkeeper showed her a bowl of rice as a sample. The sample exactly corresponded to the entire lot. The buyer examined the sample casually without noticing the fact that even the sample was that of basmati rice. It contained mix of long and short grains. The cook, on opening the bags, complained the dish that if prepared with rice would not taste the same as the quality of rice, would not a requirement. Now Mrs. A want to file a suit against fraud, alleging him of selling a mix of goods cheap quality will shall be successful. What would be the answer in case Mrs. specified her exact requirement is to know the price? तो दो क्वेश्चन है बेटा इसके अंदर, देखो समझ लो। मैंने स्पीड से पढ़ा है, पर मैं आपको आसान लगवाता हूँ। सीमा एक राइस शॉप में गई, उसने बोला मुझे राइस दो 125 केजी वाले, उसने एग्री करे। उसने सैंपल देखा, और सैंपल उसने कैजुअली देखा, उसको बासमती राइस ही थे, पर उसके अंदर कुछ लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन थे जो उसने नहीं देखा। तो उसने नहीं देखा, उसको जो सैंपल दिखाया था उसके हिसाब से ही अगर देखा, जब माल आया तो उसकी गलती है भैया, फ्रॉड का केस कैसे लगा रही है? अब आप बोल रहे हैं कि सही नहीं है। हाँ, अगर उसने मांगा होता डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, कुछ मांगा होगा कि मुझे यही वाले चाहिए बासमती जिसमें लॉन्ग और शॉर्ट ग्रेन नहीं होते, तो केस डिफरेंट हो जाता, तो हम सेलर पे डिपेंडेंट होते, तो यहाँ पर सेल फाइल सुल कर सकते हैं। दो केस है, दोनों केस डिफरेंट है। इसने सैंपल लिया, सैंपल के हिसाब से माल था, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम थी, तो सैंपल देखा, और सैंपल तेरे को पसंद आया, वो खराब वाला ही पसंद आया, तो मैं वही देखा, वही ले लिया, तो यही गलती है। और दूसरा, अगर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बोला, तो सेकंड पॉइंट है, अगर उसने मांगा होता मुझे यही लेंथ ऑफ राइस चाहिए, तो आपको एक बार फिर भी आंसर देख लेते, क्योंकि ये पुराने क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं। तो देखो, बल शेल इन द फर्स्ट केस में तो आ गया, सीमा विल बी नॉट सक्सेसफुल, देखा नहीं कर पाएगी क्योंकि सैंपल वही था। और दूसरे केस में इट इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, सेलर विल बी हेल्ड लायबल। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, बस आंसर हम गलत सोचते, एक बार दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। राघव रेजेस इन ऑक्शन टू सेल एन एंटीक वॉल क्लॉक, और आपके पेपर में भी दिया था। दीपा बीइंग वन ऑफ द बिडर गेव द हाईएस्ट बिड फॉर अनाउंसिंग द कंपटीशन और सेल द ऑक्शन ऑफ द हैमर ऑन टेबल, बट सडनली हैमर ब्रेक्स एंड डैमेजेस द क्लॉक। यहाँ पर सेल कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, कि ये माना जा रहा है कि हैमर जब थर्ड वाला लगा रहा था उससे पहले ही क्लॉक ही खत्म हो गया, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन, एक्स कंट्रीब्यूट टू सेल हिज कार टू वाई, दे डिड नॉट डिस्कस द प्राइस ऑफ द कार एट ऑल। एक्स लेटर रिफ्यूज टू सेल हिज कार टू वाई ऑन द ग्राउंड दैट एग्रीमेंट वाज बिकॉज अनसर्टेन व्हाट द प्राइस। गलत है। अगर आप सोगा के पहले चैप्टर में जाओगे, सेक्शन 9-10 के अंदर, प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होना चाहिए बाय कोर्स ऑफ डीलिंग से, या वैल्यूअर से, या कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होने से। पर अगर नहीं लिखा हुआ है तो या ये लिखा हुआ है वैल्यूअर से होगा। और उसके बाद गुड्स एक बार अप्रोप्रिएट होते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे, अगर गुड्स अप्रोप्रिएट हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हो सकता। तो वहां तो वैल्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू समझा रखा है, पर एक बार गुड्स अप्रोप्रिएट हो गए तो आप कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं कर सकते। मतलब आपका इंटेंट था कि आपने गुड्स दे दिया, उसने ले लिया, सिर्फ एक तरह से प्राइस फिक्स नहीं हुआ है, तो ओनरशिप इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो गई है। तो ये एक बार देख लेते हैं आंसर फिर भी। देखा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और अब मना नहीं कर सकता। और आई कैन लीगली डिमांड तक कैन रिकवर ए रीजनेबल प्राइस फ्रॉम द सेल। तो आगे आते हैं, एक बार फिर भी पढ़ते हैं, मुझे कंफ्यूजन लग रही है। पेमेंट ऑफ प्राइस बाय बायर इज एन इंपॉर्टेंट। हाँ, इट विल नॉट बी एन अनसर्टेन इनवैलिड एग्रीमेंट, इट विल बी रेदर बी ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यही लिखा हुआ है। तो सेम ही अगर देखा जाए पॉइंट है जो मैं बोलना चाह रहा था, ऐसा लगा था मुझे आंसर में डिफरेंट लिखा हुआ।
ये क्वेश्चन तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल ऑफ अनसर्टन, जो बिल्कुल आपके ऊपर टॉपिक दे रखा है। गुड्स मस्ट बी इन डिलीवरी स्टेट, एसेंट होनी चाहिए, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होनी चाहिए एसेंट। अगर बायर ने अप्रोप्रिएट करा तो सेलर की एसेंट होगी, सेलर ने अप्रोप्रिएट करा तो बायर की एसेंट। तो सिंपल सा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट देख लेते हैं उसका क्या है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंट डिस्कशन ऑफ स्पेसिफिक गुड मेकिंग द। बेटा ये क्वेश्चन बार बार आता है इस तरह से। ये भी आपका, अगर आपको ध्यान हो, पहले चैप्टर के अंदर सेक्शन 7 और 8 है दोनों ही, कि अगर गुड्स आपने कॉन्ट्रैक्ट करा और वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल करा और सेल होने से पहले अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तब भी एग्रीमेंट, अगर देखा जाए, वॉइड है। सेक्शन 7 और 8 आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 14 पे आते हैं। व्हाट इज द कंसेप्ट और रिजर्वेशन और राइट ऑफ डिस्पोजल। तो सिंपल सा पॉइंट पूछा। राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब है अगर मैंने रख दिया तो सेलर ने एक तरह से बोल दिया कि मेरे कहने पे ही तुम इसको गुड्स दोगे, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। एग्जांपल बुक में दे भी रखे सर्कमस्टांसेस, जैसे आपने रेलवे कैरेज में बोल दिया कि मेरे ऑर्डर के बाद ही इसको गुड्स देना, या आपने एक बिल ऑफ लेडिंग दिया और साथ में बोला कि बिल ऑफ लाइटिंग जब साइन करेगा तभी आप गुड्स को देना, तो इसका मतलब है मैंने कोई राइट ऑफ डिस्पोजेबल रख दी। तो बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 15 पे आ जाओ, थोड़ा बड़ा है पर इसको रीड करते हैं एकदम। ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ ए बी कंपनी, फर्म इज डूइंग बिजनेस ट्रेडिंग ऑफ प्लास्टिक। ए इज ट्राई टू सेल द स्टॉक ऑफ प्लास्टिक बॉटल। इट वाज डिसाइडेड बिटवीन देम ए should sell the plastic bottle at a minimum price which would have been decided. If they sell at a price less than minimum price, you should take permission of B. Due to sudden change in government policy, the price of plastic was continued declining. To save the loss of the firm, A sold the stock at lower price, meaning the A tried to contact B but could not do so. क्योंकि फी वॉज ऑन फॉरेन ट्रिप। आफ्टर बी केम ही फाइल्ड सूट टू रिकवर डिफरेंस ऑफ सेल। गलत है। सिंपल सा क्वेश्चन है। दो पार्टनर्स थे अगर देखा जाए, और दो पार्टनर्स में एक लास्ट हुआ था कि एक को अथॉरिटी दी गई थी कि तुम इस तक प्राइस बेच सकते हो, इससे कंपनी बेच सकते हो, बेचोगे तो डिस्कशन करके बेचोगे या अप्रूवल लेके करोगे आपस में। पर क्योंकि बी चला गया था और आपस में डिस्कस नहीं कर पाया क्योंकि फॉरेन ट्रिप में था, तो इसमें दो चीजें लग सकती है। एक तो बुक में कई, क्योंकि हमारे जो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसमें सेक्शन 13 ई लगा देता है कि अगर आप इंडेमनीफाई करोगे लॉस को अगर इमरजेंसी में है, अगर देखा जाए। और एक सेक्शन 21 भी आप लगा सकते हो कि अथॉरिटी आ जाती है पार्टनर्स के बाद इमरजेंसी में। देखते हैं बुक में क्या दे रखा है, 13 ई दे रखा है। तो आप 13 ई से भी आंसर लिख सकते हो अगर देखा जाए। तो अगर लोअर प्राइस के अंदर वो सू नहीं कर पाएगा वो, और जो होगा फार्म को ही लॉस बियर करना पड़ेगा अगर देखा जाए तो। फिर आ जाओ। कैन ए पार्टनर बी एक्सपेल्ड, इफ सो हाउ, विच फैक्टर शुड बी केप्ट इन माइंड प्रायर टू गिव। तो बड़ा आसान सा पॉइंट है। गुड फेथ होना चाहिए आपके, आपका मेजोरिटी पार्टनर एक्टिव होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स होना चाहिए। और गुड फेथ का मतलब आपको पता ही है, इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप नोटिस बीइंग हार्ड होना चाहिए। यही पॉइंट सारे लिखे हुए हैं। आज 17 क्वेश्चन में मिस्टर राम एंड रवीन आर वर्किंग एट टीचर इन आशीर्वाद विद्यासागर हायर सेकेंडरी स्कूल एंड आल्सो वेरी गुड फ्रेंड। They jointly purchased a flat which was given on rent to Mr. John. It was decided between landlord and tenant that rent would be 10,000 per month inclusive of electricity bill. It means electricity bill will be billed to landlords. The landlord by mistake did not pay the electricity bill of the month इतना, due to this there was a penalty of कितना 2,800 and 200 is a penalty। और दोनों में से आधे आधे मांग रहा है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, पर मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। देखो, दो बंदे हैं रामन में, वो टीचर्स दोस्त है अच्छे, वो काम कर रहे हैं, और उनका देखा जाए गुड फ्रेंड्स है, और एक जॉइंट फ्लैट में रहते हैं इनमें, और 10 इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं। तो लैंडलॉर्ड बाय मिस्टेक डिड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द मंथ इतना, ड्यू टू दिस द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कट द कनेक्शन। मिशन जॉन हैज टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2,800, 2,800 200 पेनल्टी देनी पड़ी। फिर बस 3,000 फ्रॉम मिस्टर राम। जॉन ने उसने क्लेम करा 3,000 मिस्टर है, बट मिस्टर राम रिपेयर्ड ही इज लाइबल ओनली फॉर 1,500। राम ने बोला मैं सिर्फ 15 दूंगा। जॉन ने बोला कि तुम पार्टनर्स हो। भैया पार्टनर्स कहाँ से आ गए, ये तो सिर्फ टीचर्स है, दोस्त है। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये टीचर्स है, दोस्त है, कहीं से भी मतलब नहीं बनता। तो आपको यही लिख के आना है आंसर में। ये नहीं हो सकता। आखिर में मैं पढ़ देता हूँ। बाय मेरली गिविंग द फ्लैट ओनर दे आर नॉट डूइंग बिजनेस, तो बिजनेस तो है ही नहीं। तो सेक्शन 4 भी सकते हो, सेक्शन 6 पे टू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी आप इसमें डाल सकते हो। ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल सर्कम विच लीड टू लाइबिलिटी और फॉर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर। ये तो आपको सेक्शन 27 लगाना है पूरा। सेक्शन 27 देखो लिखा हुआ है। उसमें दो क्लॉज थे। अगर पार्टनर्स के पास पैसा आ गया, उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आया है, तो आपको आपको माल, अब बेशक एम्प्लॉयड अथॉरिटी के अंदर आया तो आपको, अगर उसने मिस अप्लाई कर दिया तो पूरी पूरी फॉर्म आप क्या बोलते हैं लाइबल होगी। और अगर किसी बंदे के पास आया और वो अथॉरिटी नहीं थी, थर्ड पार्टी ने दे दिया और बंदे ने फिर फॉर्म में डाल दिया, तब भी पूरी फॉर्म लाइबल होगी। ए और बी क्लॉज है। एक बार आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा, अगर आपने क्लास में ढंग से समझा हुआ है तो। फिर आ जाओ 18 क्वेश्चन पे, खत्म होने वाला है।
10 मिनट और लगेंगे। पी, यू आर फॉर्म ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू ऑपरेट ए मोटर बिजनेस अलॉन्ग विद स्पेसिफिक रूट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 12 years। आफ्टर ऑपरेटिंग फॉर बिजनेस फॉर इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट बिजनेस इनकर्ड लॉसेस ईच ईयर, डिस्पाइट दिस पी इज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द बिजनेस फॉर रिमेनिंग पीरियड एक्सपेंड। दो बंदे हैं, बिजनेस आ रहे हैं, तीन बंदे हैं और बिजनेस करना है, तो एक बंदा करने नहीं जाता, तो कुछ नहीं, कोर्ट में चले जाओ या आपस में एग्री करके कर दो। सेक्शन 40 लगा सकते हो या सेक्शन 44 लगा सकते हो, एक बार देख लेते हैं। यही है, देखो, सेक्शन 40 आपस में एग्रीमेंट करके या सेक्शन 44 आप लगा दो। सिंपल सा आंसर है। अब देखो अगला क्वेश्चन भी समझाता हूँ, जहां पर केस स्टडी है वहां पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगूंगा। ए एंड बी ऑपरेट टेक्सटाइल मर्चेंट बिजनेस पार्टनरशिप, मिस्टर ए फाइनेंसिंग द बिजनेस एंड स्लीपिंग पार्टनर इन द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस, बी acquires certain fabric goods belonging to C, however B is aware that these goods are stolen property, despite this knowledge B proceed to purchase and sell stolen goods, moreover B records proceed from these sales in the firm. Later A comes to know of the fact that B's conduct on the transaction with C. So he decided to avoid this liability towards C on the in the light of provision in partnership command। सिंपल सी बात है, ए और बी पार्टनर है, तो स्लीपिंग पार्टनर जो कोई फर्क नहीं पड़ता, लायबिलिटी तो पूरी आएगी आएगी। तो यही आंसर है अगर देखा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मत सोचना कि ए स्लीपिंग पार्टनर था और पता लग गया और बी को पता था कुछ भी, तब भी लायबिलिटी, क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है। तो बच्चा सोचता कि नहीं तो स्लीपिंग पार्टनर है, लायबिलिटी आएगी, नहीं नहीं, लायबिलिटी आएगी। वो ये होता है जब फर्म डिसॉल्व हो जाती है, उसके बाद स्लीपिंग पार्टनर के लिए एक्सेप्शन है, इंसॉल्वेंट पार्टनर के लिए एक्सेप्शन, तो बच्चा वहां पर चला जाता है। फिर भी इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ए एंड ए कैनॉट अवॉइड लायबिलिटी ऑफ बीइंग स्लीपिंग पार्टनर। बात है। एलएलपी का ये तो आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस एलएलपी कैरीज ऑन बिजनेस विद लेस देन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर आप लेस देन नंबर ऑफ पार्टनर से काम करोगे तो 6 महीने के बाद अगर देखा जाए तो आप सोल प्रोप्राइटर की तरह काम करना पड़ जाएगा। अगर आप 5 और 6 सेक्शन इसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाएगी, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Tycoon Private Limited is holding company of glassware as per last profit and loss 1.8 crore and paid up share capital ऐसे। सिंपल सा पूछ रहा है, स्मॉल कंपनी होगा ना, देखो ऊपर ही लिखा हुआ है टाइकॉन प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग कंपनी। स्मॉल कंपनी की टर्नओवर पे जाने की जरूरत नहीं है, 4 करोड़ और 40 करोड़ अगर देखा जाए पेड कैपिटल और अगर टर्नओवर है, उसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही होल्डिंग कंपनी कोई होगी वो कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। तो मैं इसका आंसर भी नहीं पढ़ा रहा, इट कैन नॉट बी स्मॉल कंपनी। फिर आ जाओ 21, इन द फ्लावर प्लांट्स लिमिटेड देयर आर ओनली 4 5 मेंबर्स, ऑल ऑफ देम वेंट टू पैदल ट्रिप इन अ बोट इनटू एन ओपन सी। द बोट अवटर्न, बोट मर गई, मतलब बोट सॉरी मर गई, खत्म हो गई बोट, सारे बंदे मर गए। तो क्या आप परपेचुअल एक्सचेंज चलेगी? चलेगी भैया। फर्दर इट इज करेक्ट टू से दैट कंपनी बीइंग एन एडिशन कैन नॉट, ये भी गलत है, इनकरेक्ट है, ओन कर सकती है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन पेपर नहीं आ सकता। इसमें से कुछ रिपीट भी होते हैं। एम्प्लॉय मिस्टर करण साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद एम्प्लॉयर एबीसी लिमिटेड, ही विल नॉट सॉल्व द कस्टमर आफ्टर लिविंग द एम्प्लॉयमेंट फॉर द कंपनी, बट आफ्टर करण लेफ्ट एबीसी लिमिटेड स्टार्टेड इज न्यू कंपनी। बड़ा आसान सा है, आपको कॉर्पोरेट विल लिफ्टिंग करना है, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वाला केस लगाना है। एक बंदे ने कंपनी छोड़ दी और उसने अपना काम कर दिया, सॉलिसिटिंग स्टार्ट कर दिया। फिर भी एक बार आंसर देख लेते हैं 22 का, कुछ डिफरेंट ना हो। ये तो याद है कॉर्पोरेट, देखो कॉर्पोरेट विल और गिलफोर्ड मोटर का आंसर आपको लगाना है। 23rd, Pacific Motor Limited is a government company. Rama Auto Private Limited is a private company having a share capital of 10 crore in the form of 10 Limited. Pacific Limited एक गवर्नमेंट कंपनी है। इस पैसिफिक मोटर इज होल्डिंग 5 लाख ऑफ रामा। अगर 5 लाख कर रही है, अगर 10 करोड़ में 5 लाख शेयर्स, 5 लाख 5,000 शेयर, 5,05,000 शेयर्स कर रही है, 100 रुपए वाली, मतलब 5.5 करोड़ के शेयर कर रही है, इसका मतलब सब्सिडरी बन गई। तो अगर अगर रामा ऑटो लिमिटेड पैसिफिक मोटर लिमिटेड की सब्सिडरी है, और पैसिफिक मोटर लिमिटेड अगर देखा जाए गवर्नमेंट कंपनी है, तो राना ऑटो लिमिटेड भी क्या होगी? गवर्नमेंट कंपनी होगी। ये क्वेश्चन है, बार बार आता है पेपर में, मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। देखो, तो पहले उसने गवर्नमेंट कंपनी बता दिया, अगर ये देखो पैसिफिक, रामा क्या बना दी उसने? सब्सिडरी बना दी। तो अगर पैसिफिक कंपनी होल्डिंग कम, रामा ऑडिट इज प्राइवेट सब्सिडरी का पैसिफिक लिमिटेड, सो रामा लिमिटेड विल बी आल्सो कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। तो ध्यान रखना, पहले आपको बताना पड़ेगा रामा लिमिटेड सब्सिडरी है पैसिफिक की, और फिर आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट कंपनी है पैसिफिक, तो रामा भी पैसिफिक होगी। नेगोशिएबल जो लास्ट टॉपिक है, अमन ड्रू ए बिल ऑफ एक्सचेंज हु एक्सेप्टेड to payable to Megan on order. Megan endorsed the bill to Gagan. Gagan endorsed the bill to Akash to deliver to him on the next day. However, on the death of Gagan, on the same day, his only son Ankit delivered the bill to Akash on the next day. सिंपल सा पॉइंट है, मरने के बाद अगर देखा जाए तो डेथ के बाद बिल डिलीवर नहीं हो सकता, मतलब डिलीवर नहीं हो सकता तो एंडोर्स नहीं हो सकता। तो सिंपल सा आप इसको आंसर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रिलायबल लिमिटेड इंडियन कंपनी इज a global leader in petrochemical products. For payment of sale price of machine imported from Alex Manufacturing, USA based Indian company drew a bill of exchange. इंडियन कंपनी ने ड्रू करा बिल ऑफ एक्सचेंज मनीष रेजिडेंट इंडियन बंदे पे, हु एक्सेप्टेड बिल इन मुंबई। तो दो चीज हो गई, पेबल कहीं पर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अज्यूम डिस्कस डिसाइड वेदर द बिल इज इनलैंड मिल गया, बिल्कुल ही इनलैंड है, एक बार देख लेते हैं अगर देखा जाए फिर भी आंसर में। ये तो हमने पढ़ लिया। यस, बिल ऑफ एक्सचेंज इन केस है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल आसान सा। प्रॉमिस इन नॉट पेबल एट सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट मस्ट बी पेरेंट टू मेकर विच अंडर सिनेरियो पेरेंट फॉर पेमेंट इज पेमेंट अननेसेसरी। मैंने आपको अच्छी तरह याद कराया हुआ है। ये भी फेवरेट क्वेश्चन है 76, और एक और 117। ये बार बार आता है, मैंने पहले पॉइंट आपको याद करवाए थे। प्रिवेंट कर रहा है मेरे ऊपर, पत्थर मार रहा है, याद होगा आपको पॉइंट्स अगर क्लास वाले। और फिर वो बिजनेस को क्लोज कर देता है, या उस दिन आता नहीं है, ये सारे पॉइंट से। या किसी और को अरेंज कर देता है, या प्रॉमिस कर देता है, या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे 4 पॉइंट थे जो मैंने आपको समझा रखे क्लास में। ये बिल्कुल आपको वैसे के वैसे याद करने हैं, इस पर समझाने का टॉपिक कुछ नहीं, क्योंकि ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिकली आपको समझ नहीं आया तो मेरे को आप मेरे नंबर पर फोन कर सकते हो। थैंक यू।